तो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू रैंक प्लस। आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं कहूँ तो यही है। इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक टॉपिक जो आपको आना ही चाहिए, इस पूरे चैप्टर में कुछ आता हो या ना आता हो, जो आज का टॉपिक है वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आप नहीं जानते हैं तो आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। मैंने ये मतलब आप मान लीजिए कि मैंने अपने लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये इलेक्ट्रिक सर्किट सीखने में ही निकाला है। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस, और इनके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे जो आपकी क्लास 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जब आप आगे के क्लासेस में अगर जाएंगे, क्लास 11th 12th और जेई और नीट एग्जाम की अगर तैयारी करेंगे, तो उसके लिए भी आज की क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अब तक हम क्या चीज़ समझ चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने जो काम किया था, लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ सिंबल्स बताए थे। देखिए, इंसान और जानवर में पता है क्या फ़र्क होता है? इंसान और जानवर में क्या फर्क होता है? कोई कहेगा सर इंसान और जानवर में कुछ भी, मतलब आप बोलिए, बताइए मुझे, क्या आपको क्या लगता है? देखिए, बहुत सारे लोग क्लास में जब हम रहते हैं ऑफलाइन में, तो बहुत सारे लोग अलग अलग जवाब हमारे पास आते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब आते हैं। तो मतलब आप इवन आप कभी सोच भी नहीं पाएंगे कि अच्छा बच्चा ऐसे बोल रहा है। बट अगर आप इन सबको कंसाइज करेंगे तो बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो जानवर हमारे पास है वो सिंबल्स की भाषा नहीं समझता, रिटर्न सिंबल्स की भाषा लिखता है, और रिटर्न लिखता भी नहीं है। इंसान जो है वो रिटर्न भाषा को समझता है, उसको लिखता भी है, और फ्यूचर के एस्पिरेशन के देखते हुए जो हमारे पास इंसान है कि भाई फ्यूचर में कुछ चीज होगी, इसको देखते हुए भी वो क्या करता है, अपनी प्लानिंग आज की करता है। ऐसा ही काम तो आज आप कर रहे हैं। तो अब हमारे पास जो सर्किट एलिमेंट्स थे उसके हमने देखे थे कि हमारे पास जो सर्किट एलिमेंट्स थे उनके हमने देखे थे कि कुछ सिंबल्स होते हैं, और उन सिंबल्स को रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है लास्ट क्लास में हमने देखा था। तो अगर मैं आपको कह रहा हूं कि हमारे पास, आप मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक सेल है, एक वोल्टेज वी है, प्लस और माइनस। अब ये जो V हमारे पास है, यहाँ पे मैंने मान लिया रेजिस्टेंस R इधर है, ठीक है, रेजिस्टेंस R यहाँ पे लगा हुआ है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर हमने इसके इस सर्किट के साथ यहाँ पे क्या किया, एक एमीटर लगा दिया, ये प्लस ये माइनस, और इधर एक वोल्ट मीटर लगा दिया, प्लस और माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, इस तरीके से एक वोल्ट मीटर हमने यहाँ पे लगा दिया, और एक वोल्टेज हमने यहाँ पे लगा रखी है। तो आपको पता है कि अगर ये वोल्टेज लगी हुई है, रेजिस्टेंस यहाँ पे है, तो हमारे पास इस सर्किट में करंट जरूर फ्लो कर रहा होगा। इस सर्किट में करंट हमारे पास जरूर फ्लो कर रहा होगा। करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। अब जो ओम्स लॉ था हमारे पास, जो ओम साइंटिस्ट था, इसने हमें ये बोला कि अगर ये जो वोल्टेज आपके पास है, अगर मैं दूसरी वोल्टेज यहाँ पे लगा दूं, अगर ये जो वोल्टेज हमारे पास है इसकी जगह पे मैं कोई दूसरी वोल्टेज लगा दूं, उस वैल्यू को हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ऐसा काम हम कर सकते हैं। तो जितनी मैं वोल्टेज को बढ़ाता रहूंगा या घटाता रहूंगा, उसके प्रोपोर्शनली मेरा जो करंट है वो भी बढ़ता और घटता रहेगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये हम बोल सकते हैं कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और इसी को आप कह सकते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को अगर हम हटाते हैं तो हमारे पास आता है आर, पी इज इक्वल्स टू आर आई, या इसको कई बार हम आई आर भी कह सकते हैं। वेयर आर जो हमारे पास है रेजिस्टेंस, वेयर आर इज इक्वल्स टू, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस, और ये हमारे पास रहता है वी अपॉन आई, कांस्टेंट वैल्यू रहती है, ऐसा हमारे पास ओम्स ने बोला। अब कुछ ही सर्किट ऐसे हैं जो ये चीज हमारे पास फॉलो करते हैं, और कुछ सर्किट ऐसे होते हैं जो इसको बिल्कुल भी फॉलो ही नहीं करते हैं। एक मिनट चेक करते हैं। आपका प्रियांशी द्विवेदी
लास्ट क्लास से कहाँ थे तुम? ओके, फीवर था, अभी ठीक है? हाउ आर यू नाउ? चलिए फिर हम, मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, पहले उस चीज को समझो। मैंने यहाँ कहा कि हमारे पास अगर ये वोल्टेज है, वोल्टेज को भी समझिए यहाँ पर कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये तो भाई थ्योरेटिकल हमारे पास चीजें मैंने बताई कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कि हम अगर एक वोल्टेज लगाते हैं तो हमारे पास करंट चलना स्टार्ट करता है, और जैसे जैसे आप वोल्टेज को चेंज करेंगे तो आपका करंट भी क्या होगा, चेंज हमारे पास यहाँ पे होता रहेगा। तो अब देखिए मैं यहाँ पर कुछ कह रहा हूँ। प्लस माइनस वी मैंने यहाँ पे रखा। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि एक बार ये आप क्या करिए, 10 वोल्ट की यहाँ पे सप्लाई लीजिए, दूसरी बार क्या करिए 15 वोल्ट की सप्लाई लीजिए, तीसरी बार क्या करिए यहाँ पर 20 वोल्ट की सप्लाई लीजिए, मतलब मैं चेंज करता जा रहा हूँ। अब अगर मैं चेंज करूंगा तो उसके रेस्पेक्ट में मेरे पास जो करंट यहाँ पर आएगा वो करंट भी हमारे पास क्या है, चेंज होता रहेगा। भाई ये करंट भी इंक्रीज होता रहेगा अगर मैं वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ, है ना। एबीसी नहीं लिखते, नहीं तो आपको लगेगा कि सर जो है यहाँ पर एबीसी लिख के यानी कि आपको ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या किया, वोल्टेज इसको बढ़ा रहा हूँ, 10 से 15 करी, 15 से 20 अगर करी, तो ओम्स लॉ में कहता है कि जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाते हो तो करंट भी आपके पास बढ़ता है। ये ऐसा ही है कि आप ऐसा मान सकते हैं कि आपको स्कोर अपना बढ़ाना है एग्जाम में, तो आपने एफर्ट ज्यादा लगाने स्टार्ट करे, और एफर्ट ज्यादा लगाएंगे तो आपको आउटपुट ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? भाई ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से तो हमारे पास करंट फ्लो होता है। वी होता क्या है, वी का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। मान लीजिए कि आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि ये मेरे पास एक वाटर, आप इसके अंदर तो पानी नहीं है, आप ऐसे वैसे मान लीजिए कि अगर इसके अंदर पानी होता, अगर मैंने इसको ऐसे रखा होता, तो फिर क्या है कि हमारे पास पानी जो है वो एक लेवल पे रहता, पानी बहुत धीरे फ्लो करता। अगर मैंने इसको हल्का सा ऊपर किया तो पानी जो है वो थोड़ा सा नीचे जाना स्टार्ट करता। ऐसे और अगर आगे की तरफ ऐसे करता तो और पानी तेज चलता, ऐसे करता तो और तेज चलता, ऐसे करता तो और तेज चलता, ऐसे करता तो और तेज चलता। अब ये हो क्या रहा था कि मैं इसको ऐसे 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 कर रहा था, बेसिकली हाइट ही तो इंक्रीज कर रहा था, एक साइड की हाइट बढ़ा दी, एक साइड की हाइट कम कर दी, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। यही तो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल और है क्या? तो अगर मैं यहां पे कह रहा हूं कि पोटेंशियल को हम क्या है, इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास करंट क्या है, चेंज हो रहा है। बट अब ये हर जगह नहीं एप्लीकेबल होता, देर आर लाइक सिचुएशंस की हमारे पास ये लॉस कहाँ कहाँ एप्लीकेबल रहते हैं। तो हमारे पास ऐसे सर्किट्स होते हैं जहां पे ये ओम्स लॉ फॉलो होता है। तो कुछ सर्किट एलिमेंट्स को हम कहते हैं ओमिक सर्किट एलिमेंट्स। ओमिक, ओमिक सर्किट ऐसे कह सकते हैं, या तो ओमिक सर्किट कह दीजिए आप। ओमिक सर्किट हमारे पास क्या होता है, सर्किट्स, आप ऐसे कह सकते हैं एलिमेंट्स, सर्किट्स विच फॉलोज ओम्स लॉ, जो हमारे पास ओम्स लॉ को फॉलो कर लें। सर्किट्स विच फॉलोज ओम्स लॉ। नॉन ओमिक सर्किट, सर्किट विच डू नॉट फॉलोज ओम्स, विच डज नॉट फॉलोज ओम्स लॉ। ठीक है। तो ओमिक सर्किट और नॉन ओमिक सर्किट की, सर्किट जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे हमारे पास वो ओमिक सर्किट कहलाएंगे, सर्किट जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे वो हमारे पास नॉन ओमिक सर्किट कहलाएंगे। अब अगर मैंने बोला कि V इज प्रोपोर्शनल टू I अगर मेरे पास चल रहा है, तो यहाँ पे एक ग्राफ भी बहुत पॉपुलर ग्राफ है इसका, इसको समझना। V वर्सेस I अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ,
ये R3 और R4। देखेंगे यहाँ पर कि क्या हो रहा है। भाई मैंने ये कहा कि वी और आई वोल्टेज और आई में मैंने यहाँ पे करंट बनाया है। तो किस तरीके से हम देखते हैं, ये देखिए ग्राफ, मेरे स्टूडेंट्स ने आज तक कोई भी ग्राफ गलत नहीं किया है क्लास में। अगर आपने ध्यान दे लिया तो आप भी नहीं करेंगे। मेरे रिकॉर्ड को मैं कायम रखना चाहता हूँ। इसमें मेरे इस रिकॉर्ड के लिए सिर्फ मेरी ही इंपॉर्टेंस नहीं है, आपकी भी इंपॉर्टेंस रहती है। इस चीज को आप समझना। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे इसको कि कैसे यहाँ पर मैं ग्राफ आपको देखना सिखा रहा हूँ। देखिए ग्राफ के लिए एक सिंपल सा रूल होता है कि थिंक इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूले में आप सोचेंगे, कभी भी आप दिल से नहीं सोचेंगे कि ऐसा हो जाना चाहिए। आप हमेशा सोचेंगे कि फॉर्मूला हमारे पास क्या है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि देखिए मैं यहाँ पर आर निकालना चाह रहा हूं, तो मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखूंगा कि रेजिस्टेंस मेरे पास क्या होता है, वी अपॉन आई होता है। सबसे पहले मैं इसको दिल पे नहीं लूंगा, मैं ये बोलूंगा कि भाई फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। तो फॉर्मूला मैंने बोला कि हमारे पास फॉर्मूला रहता है आर बाय, फॉर्मूला मैंने आपको बोला कि आर इज इक्वल टू वी बाय आई हमारे पास फॉर्मूला रहता है। और इस फॉर्मूले में ये अगर फॉर्मूला हमारे पास है कि आर इज इक्वल टू वी बाय आई, ठीक है। तो अब इस सिनेरियो में आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो डिनोमिनेटर है ना, मेरे पास ये जो डिनोमिनेटर है, ये जो डिनोमिनेटर है इसको आप कांस्टेंट कर दीजिए। ये जो डिनोमिनेटर है इसको आप कांस्टेंट कर दीजिए। तो इसको जैसे ही आप कांस्टेंट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो आर है, ये आर और वी मतलब मेरे पास प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। अगर आई कांस्टेंट हुआ तो आर इज प्रोपोर्शनल टू वी मेरे पास हो जाएगा। तो अब इसको आई को कांस्टेंट करते कैसे हैं उस चीज को भी सीखिए। भाई आई को अगर मुझे कांस्टेंट करना है तो डेट मीन्स कि मैं आगे भी नहीं जाना चाहता, पीछे भी नहीं जाना चाहता। आई कांस्टेंट का मतलब क्या है कि आई इज दी एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं। भाई ध्यान से सुनेंगे, आई के कोऑर्डिनेट जीरो से स्टार्ट होते हैं। 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, 4 आता है। मान लीजिए मैंने कह रहा हूं कि 4 कांस्टेंट मैंने कर दिया, 4 ही वैल्यू है। तो अब ये 4 से आगे नहीं जाएगा ना। ये वाला कोऑर्डिनेट भी मेरे पास क्या होगा, 4 कोमा समथिंग होगा। अगर मैं इस पे अगर कोई कोऑर्डिनेट रखना चाहता हूं तो 4 कोमा समथिंग होगा। इस पे अगर रखना चाहता हूं तो ये भी 4 कोमा समथिंग होगा। जल्दी बताइए क्या बात समझ रहे हैं। तो ये आपने क्या किया, इस तरीके से आपने कांस्टेंट कर दिया। अब अगर ये वैल्यू आपने कांस्टेंट कर दी है तो अब देखिए कि अगर आप इधर की तरफ आते हैं, अगर आप इधर की तरफ आ रहे हैं तो आप यहां पे देख सकते हैं कि आपके पास क्या होगा। तो देखो ये V1 ये V2, ठीक है। ये V1 V2 आपके पास हुआ और मैं यहां पर कह सकता हूं कि आपके पास ये जो V1 V2 है ये क्या है, बड़ा है V1 से। आपके पास व्हेन I इज कांस्टेंट, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मेरे पास I कांस्टेंट है, देखिए इफ I इज कांस्टेंट, अगर मैंने I को माना कि कांस्टेंट मेरे पास है तो V2 मेरे पास क्या होगा, बड़ा हो जाएगा V1 से। और V2 अगर बड़ा है V1 से, मैं इसको ना V1 वैल्यू जो है इसको ऐसे लिख लेता हूँ। ध्यान से देखना भाई, ये जो R1 के साथ आया था ना इसी को मैं V1 लिख लेता हूँ। और ये R2 के साथ आ रहा है, इसको लिख देते हैं। फिर इसको भी हटाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि आपके पास V1 जो है वो बड़ा है V2 से। तो V1 अगर बड़ा है तो आप कह सकते हैं कि आपके पास ये जो R1 रहेगा ये आपके पास बड़ा है R2 से। एक तरीका तो आपके पास ये होता है कि रेजिस्टेंस कौन सा ज्यादा है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो आपके पास यहाँ से आ गया कि R1 आपके पास जो है, आपके पास एक आ गया कि R1 जो है आपके पास वो ज्यादा है एज कंपेयर टू R2। ठीक है, ये तो पहली बात हुई। अब दूसरी बात करते हैं। ये आपके पास पहली बात हुई। दूसरी बात करते हैं, स्लोप से भी कई लोग बताते हैं इसको, स्लोप से कि एंगल हमारे पास कितना चल रहा है। बट उसमें एक दिक्कत रहती है कि एंगल ना हमें वैसे आई वाले से लेना पड़ता है। एंगल जो है वो आई से लेना पड़ता है कि आई
आई वाला जो एक्सेस है उससे एंगल लेना पड़ता है। तो यहाँ से देखिए ये थोड़ा सा उठा हुआ है, ये और उठा हुआ है, तो यानी कि हमारे पास R1 ज्यादा है। अब देखिए यही वाली जो स्ट्रेटेजी मैंने बोली है कि एक चीज को कांस्टेंट करेंगे, किसको कांस्टेंट करेंगे, जो डिनोमिनेटर हमारे पास रहता है उसको कांस्टेंट करेंगे। तो डिनोमिनेटर आपके पास क्या है, आई है, तो डिनोमिनेटर को कांस्टेंट करो। डिनोमिनेटर को आपने कांस्टेंट किया, अब नीचे की तरफ आइए यहां से इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ये आपके पास रहेगा V3, ये आपके पास रहेगा V4। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आई क्या है, कांस्टेंट है, और आई अगर कांस्टेंट है तो आपके पास V4 अब की बार ज्यादा है एज कंपेयर टू V3। तो आप इस सिनेरियो में कह सकते हैं कि आपके पास इस सिनेरियो में कि R4 जो होगा वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू R3। ये आपके पास आ गया। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या ये बात चीज पता लगी। एक तो बच्चा इस तरीके से बताता है, दूसरा मैंने कहा कि स्लोप से बताते हैं। यू हैव टू सी स्लोप्स, नोट करके भी लिख सकते हैं कि स्लोप ऑलवेज सी स्लोप फ्रॉम दी आई एक्सिस, ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आपको स्लोप से आदत है तो मैं ये कहता हूं कि अगर आपको स्लोप से आदत है तो वो भी आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे नोट लिख लीजिए कि ऑलवेज, यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑलवेज सी, अगर स्लोप से ही हम देख रहे हैं तो आप यहां पे बोल सकते हैं कि ऑलवेज सी स्लोप फ्रॉम, ऑलवेज सी स्लोप फ्रॉम आई एक्सिस। आई एक्सिस से आपको स्लोप देखना है। ठीक है प्रियांशी, क्या ये बात समझ में आई? डिफाइन किस चीज को डिफाइन करना है हमारे पास, ओम्स लॉ को कह रहे हो, ओम्स लॉ को डिफाइन करना है। ओम्स लॉ को डिफाइन कर देंगे एट कांस्टेंट फिजिकल पैरामीटर। लिख लीजिए ओम्स लॉ को, मैं लिखवा देता हूं। पहले इस चीज को नोट करिए, ये जो मैंने यहां पे बताया कि आपके पास V इज प्रोपोर्शनल टू आई आपके पास है, इस चीज को नोट करिए, फिर मैं बताता हूं। इसको मैं लिखवा ही देता हूं, लिखने के लिए मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए होगी। तो आप लिख सकते हैं एट कांस्टेंट फिजिकल पैरामीटर, एट कांस्टेंट फिजिकल पैरामीटर। हमने ना यहाँ पर जो कंडीशंस हैं उसको हम कांस्टेंट रख रहे हैं, कंडीशंस जो हमारे पास है उसको हम कांस्टेंट रख रहे हैं। तो एट कांस्टेंट फिजिकल पैरामीटर द पोटेंशियल डिफरेंस across a wire is directly proportional to the current flowing through it। to the current flowing through it, ठीक है। और इसके साथ साथ एक चीज और लिखो, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस आपके पास होती है ओम्स। इसका सिंबल रहता है हमारे पास ऐसे, इस तरीके से, ये इसका सिंबल होता है ओम्स, इसको बोलते हैं
प्रियांशी क्लियर है? ओम्स लॉ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। एक चीज ध्यान रखनी है कि हम यहाँ पे पहले से हमने बोल दिया है कि हमारे पास एक चीज फिक्स होनी चाहिए कि हमारे पास जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं जैसे कि टेम्परेचर, आसपास का प्रेशर, एनवायरनमेंट जो है हमारे पास जहां पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो चीज कैसी होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। बिकॉज इफ इट गेट्स चेंज्ड, अगर हमारे पास वो चेंज हो गई है तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो रेजिस्टेंस है ये चेंज हो जाता है। टेम्परेचर की वजह से हमारे पास रेजिस्टेंस जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। बट 10th क्लास में वो चीज़ पढ़नी नहीं है। मैं एक फॉर्मूला आपको जरूर बताऊंगा जिसको आप बेसिक बेसिक फॉर्मूले को याद करके रखेंगे। तो ये बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ वायर, तो दो पॉइंट्स के अक्रॉस ही पोटेंशियल होती है। तो इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल हमारे पास है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, जो हमारे पास करंट वहां पे फ्लो कर रहा है उसके प्रोपोर्शनल है। तो V इज प्रोपोर्शनल टू I हमारे पास आया। V इज इक्वल टू आर आई आप लिख सकते हैं, वेयर R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, जिसको आप V अपॉन I कह सकते हैं। और ये कांस्टेंट हमारे पास है। और इस तरीके से आपके पास दो ग्राफ्स रहेंगे, या तो V वर्सेस I ग्राफ दे देगा या तो I वर्सेस V दे देगा। ये आपके पास V वर्सेस I है, ये I वर्सेस V है। तो इस तरीके से देखा किस कैसे आप देखेंगे, ये मैंने आपको यहाँ पर चीजें बताई हैं। जल्दी बताइए क्या ये बात समझ में आई? जल्दी बताइए क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। क्लियर है श्रेयांशी? श्रेयांशी अपने किसी फ्रेंड को भी बोलो कि वो भी क्लास अटेंड करे, तो बिकॉज उससे क्या होता है कि अगर तुम्हारी कोई क्लास मिस हो जाती है, तुम्हारी कोई क्लास मिस हो जाती है तो उससे एक बेनिफिट रहेगा कि तुम अपने फ्रेंड से भी कंसल्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वो एक बेनिफिट रहता है। समझ गए? आए आगे आए, चलिए। रेजिस्टेंस, बेसिकली ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है, बाय विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं, या फ्लो ऑफ। भैया कह रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं। अच्छा, भैया क्या करते हैं तुम्हारे? तो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब रहता है कि हमारे पास एक मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि वो क्या करता है, चेंज को अपोज कर रहा है। जो करंट उसके थ्रू फ्लो कर रहा है उसको क्या करेगा, हमारे पास अपोज करेगा। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस आर इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है रो एल बाई ए। अब एक एक टर्म को समझते हैं। पहली बात तो जब फॉर्मूला हमारे सामने आ जाता है तो हम अपने लॉजिक को साइड में रखेंगे और फॉर्मूले के हिसाब से पहले समझेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली निकाला हुआ फॉर्मूला हमारे पास है। एक्सपेरिमेंटली किस तरीके से निकाला, साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत करी और एक्सपेरिमेंटली हमें बताया कि भाई कैसे यहाँ से हमारे पास जो वायर का रेजिस्टेंस है किस तरीके से चेंज होता है। ये मैंने माना ये लेंथ एल है, ये एरिया ए है। ठीक है, लेंथ एल हमने मान ली, एरिया ए हमने मान लिया, और यहीं से कहीं से करंट हमारे पास क्या कर रहा है, इसमें फ्लो कर रहा होगा। अच्छा, छोटा भाई है। छोटे भाई को समझ में भी आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? आर इज इक्वल टू रो एल बाई हमारे पास दे रखा है। और इधर ये जो प्रॉपर्टी रहती है मटेरियल की, रेजिस्टिविटी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। रेजिस्टिविटी मटेरियल की आप मान लीजिए रो है। रो डिपेंड करता है कि आपने मटेरियल क्या चूज किया है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए आपने चांदी चूज कर ली, सिल्वर अगर आपने चूज कर लिया, तो उसका एक रेजिस्टिविटी होगी। अब उसकी शेप कैसी भी हो बस उससे कुछ मतलब नहीं है। आप ऐसा मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, चांदी की अपनी एक रेजिस्टिविटी होगी।
फिर अगर आपने कॉपर चूज कर लिया तो कॉपर की अपनी रेजिस्टिविटी होगी, आयरन होगा तो आयरन की अपनी रेजिस्टिविटी होगी, हमारे पास टंगस्टन होगा तो टंगस्टन की अपनी रेजिस्टिविटी होगी। यानी कि मटेरियल को आपने डिसाइड किया, उसके साथ साथ आपने रेजिस्टिविटी डिसाइड कर ली। अब मटेरियल को आप कैसा भी तोड़ दे मरोड़ दे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर आपके पास 500 रुपए का नोट हो, उस 500 रुपए के नोट को निकालिए, ऐसे रखिए, और उस 500 रुपए के नोट को कैसे भी आप क्रम्बल कर दीजिए, उसकी एक लेयर करिए, फिर 2 लेयर करिए और जेब में रख लीजिए। क्या 500 रुपए का नोट नहीं है? उसको ऐसे करके फेंक दीजिए, भाई कोई उठा लेगा और उसको यूज कर लेगा, तब भी वो 500 रुपए का नोट है। यानी कि 500 रुपए का नोट आपने ले रखा है, उसके साथ आप कुछ भी कर रहे हैं तो वो 500 रुपए का ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा अनटिल अनलेस कि आप उसे फाड़ ना दे। ठीक है, ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि हमारे पास एक बार मटेरियल अगर हमने चूज कर लिया है, वो रजिस्टिविटी हमेशा क्या रहेगी, हमारे पास सेम रहेगी। दिमाग में ध्यान से रखना कि अगर हम कट भी कर देते हैं तब भी हमारे पास क्या है, रजिस्टिविटी सेम रहेगी हमारे पास। और ये रो जो हमारे पास रहती है, वेयर, ये मैंने सिंबल लिखा है, ये सिंबल को बोलते हैं रो, रोने वाला रो। रो रो हमारे पास होती है रेजिस्टिविटी। एल हमारे पास रहती है लेंथ। ए हमारे पास होता है एरिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये, जहां से करंट हमारे पास फ्लो करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है, एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है, और हमारे पास मटेरियल पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन अब मैं इन्हीं पे क्वेश्चंस करवाता हूँ। फाइंड दी फाइंड दी रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। फाइंड दी रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इफ वायर इज cut into two parts, cut into two equal parts। ठीक है, ये आपके पास होगा L/2, ये भी आपके पास होगा L/2। पहले आपके पास L था, ये आपके पास L है, और इसकी रेजिस्टिविटी आपके पास रो है। इसकी रेजिस्टिविटी हमने मान ली कि हमारे पास क्या है, रो है। ठीक है, अब इस वायर को हमने क्या किया, कट कर दिया यहां से। इस तरीके से हमने क्या किया, इस वायर को कट कर दिया। अगर इस वायर को हम यहां से कट करेंगे तो अब ये क्या होगा, दो पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया। L/2 और L/2 मेरे पास यहाँ पर क्या आएंगे, दो वायर्स अलग अलग आ जाएंगे। बट आपको मैंने बताया कि रेजिस्टिविटी जो होती है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो अगर इस दो वायर को अगर मैं अलग अलग लेके चलूं, ध्यान से देखना, तो रेजिस्टिविटी हमारे पास यहां पर, इसकी रेजिस्टिविटी भी रो ही रहेगी, और इसकी रेजिस्टिविटी भी हमारे पास रो ही रहेगी, बिकॉज रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल इज नॉट चेंज्ड। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन
द मटेरियल, मटेरियल पे डिपेंड करती है हमारे पास रेजिस्टिविटी। तो आप उसे कट कर दे, कुछ भी कर ले, उसको दोबारा से लेयर्स बना देते तो उससे कुछ फर्क हमारे पास पड़ता नहीं है रेजिस्टिविटी पे। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आपको दिखेंगे, तो ये चीज आपको समझनी है कि हमारे पास कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और रेजिस्टेंस का सिंबल मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हमारे पास रेजिस्टेंस क्या रहता है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। इस तरीके से हम रेजिस्टेंस को शो करते हैं। एक्चुअली रेजिस्टेंस आपके पास ऐसे वायर में हमारे पास होता है। क्या श्रेयांश ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, चलिए कौन सी क्लास में है आपका भैया? आ गए हैं? आ गया है, देखते हैं। एक पैटर्न समझना। क्वेश्चंस का पैटर्न है वन, कि अगर आप वायर को कंप्रेस कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, मेल्ट करके रिकास्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप वायर को कंप्रेस कर रहे हैं, आप स्ट्रेच कर रहे हैं, आप मेल्ट करके दोबारा से रिकास्ट कर रहे हैं, तो इस सिनेरियो में आपके पास क्या हो जाता है? आपने एक मैथ्स में ना क्वेश्चन किया होगा कि एक गड्ढा किया और उस गड्ढे को करने के बाद आपने जो उसमें से मिट्टी निकली उसको कहीं पर दूसरी जगह फेंक दिया, बताइए कि कितना रेज ऑफ एम्बैकमेंट आपके पास हो जाएगा। करा होगा आपने ऐसा। इस क्वेश्चंस में, इस टाइप के क्वेश्चंस में हम एक चीज का यूज करते हैं कि जो वॉल्यूम हमारे पास होती है उस वॉल्यूम को हम क्या करते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। ऐसे सिनेरियोज में आपकी अप्रोच क्या रहेगी? हमारी यहां पे अप्रोच रहती है कि वॉल्यूम इज सेम, आपकी अप्रोच रहेगी कि वॉल्यूम क्या होती है हमारे पास, सेम रहती है। ये यहां पर दी हुई है, ठीक है, कि वॉल्यूम हमारे पास क्या रहती है, सेम रहती है। ध्यान से देखेंगे कि कैसे हमारे पास काम चल रहा है। मैंने बोला कि भाई मेरे पास यहाँ पे एक वायर है, इधर एरिया मैंने मान लिया कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। इस एरिया की बात कर रहे हैं जो शेडेड एरिया है, ठीक है, ये भी एरिया हमारे पास ए है। ध्यान से देखना, यहाँ पे पूरा फोकस बना के रखना है। ये एल हमारे पास है, इसमें इसकी रेजिस्टिविटी जो आपको दे रखी है वो रो रेजिस्टिविटी हमारे पास मटेरियल की रो रेजिस्टिविटी है, ठीक। इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। अब मैं कह रहा हूँ कि इस वायर को हमने क्या किया, एन टाइम स्ट्रेच कर दिया, मान लीजिए को एरिया ए मान लेते हैं यहाँ। मैं कह रहा हूँ कि भाई हमने क्या किया, इस वायर को स्ट्रेच कर दिया, और स्ट्रेच करने के बाद जो न्यू लेंथ हमारे पास आई है, न्यू लेंथ हमारे पास आई है, वो न्यू लेंथ हमारे पास एल डैश है, एन टाइम्स ऑफ एल। लेंथ हमने एन टाइम्स बढ़ा दी। आपने क्या किया भाई, इसको इस तरीके से स्ट्रेच किया कि जो लेंथ आपके पास है वो आपके पास बढ़ गई है।
अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरे पास एरिया ए है। अच्छा, अब एरिया आपके पास चेंज होगा कि नहीं होगा भाई? अगर कोई चीज आपके पास है और आपने उसे खींच दिया, एक कोई एक कोई आपके पास रस्सी है या कुछ भी वायर आपके पास है और आपने उसे खींच दिया, तो वो पतला होगा कि नहीं होगा भाई? आप देखिए, बेसिकली सुनार कैसे काम करते हैं। सुनार क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, जो सोना रहता है, सोने को बेसिकली पहले बहुत ज्यादा हीटअप कर देते हैं और फिर उसके बाद उसको ऐसे पकड़ते हैं और फिर उसको खींचना स्टार्ट कर देते हैं। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी मेटल की, कि मेटल में हमारे पास डक्टिलिटी प्रॉपर्टी रहती है। तो डक्टिलिटी से क्या होता है कि मेटल को हम स्ट्रेच करके उसके थ्रेड्स बना सकते हैं, ये पढ़ी होगी। मेलिबिलिटी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? मेलिबिलिटी में हम क्या करते हैं, उसको पीट पीट के किसी भी मेटल को हम उसकी शीट बना सकते हैं। यहां पर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास क्या है कि एक पर्टिकुलरली एक वायर हमारे पास है जिसकी लेंथ एल है, हमने उसको खींच दिया। अब खींचने के बाद जो इसकी लेंथ हमारे पास आई है, यहां पर हम लेंथ की बात कर रहे हैं, जो नई लेंथ आई है, मैं न्यू लेंथ को एल डैश लिख रहा हूं। ये जो वर्ड है, ये मैंने यहाँ पे एल डैश ऊपर की तरफ एक डैश लगा रखा है, इस पे नजर रखेंगे। तो ये जो एल डैश हमारे पास है, इसको मैंने क्या किया, एन टाइम्स ऑफ एल कर दिया, कि मैंने इसको एन टाइम्स बढ़ा दिया। अगर देखिए आप यहां पे मैं इसको बोलूं कि मेरे पास वॉल्यूम, यहां पर वॉल्यूम कितना था स्टार्टिंग में, तो वॉल्यूम आपके पास क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ होता है। कोई बोलेगा कि सर ये एरिया इंटू लेंथ कैसे होता है? भाई अगर हमारे पास सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स होती है, सिमेट्रिक शेप्स अगर हमारे पास होती है, तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। और इसको मैं दिखा देता हूं, मैथ्स में आपने पढ़ा भी होगा या अभी नहीं पढ़ा तो पढ़ेंगे। आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम नाम का एक चैप्टर आता है मैथ्स में, काफी स्कोरिंग चैप्टर रहता है और उसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मतलब आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, बाकी तो कैलकुलेशन का ही काम है। फॉर्मूला ही आपको समझना है, बाकी तो उसमें कैलकुलेशंस ही हैं। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि आई एम हैविंग अ सिलेंडर, इधर एक सिलेंडर है और सिलेंडर की रेडियस जो है आपको आर दे रखी है और जो इसकी हाइट है हमारे पास यहाँ पे हाइट दे रखी है। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि वॉल्यूम बताइए, आपके पास सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, तो आई होप कि आपको पता होगा कि वॉल्यूम सिलेंडर का रहता है पाई आर स्क्वायर एच। अब मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ कि भाई ये नीचे का एरिया ही तो है, ये जो पाई आर स्क्वायर है ये एरिया इंटू एच ही तो कह सकता हूँ मैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरे पास क्या हुआ, एरिया इंटू एच ही तो हुआ। ठीक है, मेरा नाम मनोज कुमार है, वो रहता ना पुरानी पिक्चर का हीरो मनोज कुमार था, मनोज कुमार है। क्या ये बात समझ में आई? और श्रियांशी, मतलब अगर तुम सर्च करोगे बेस्ट ट्रिक फॉर साइन कन्वेंशन, बेस्ट ट्रिक फॉर साइन कन्वेंशन क्लास 10th, अगर तुम लिखोगे तो मैं आपको दिख जाऊंगा वहां पे यूट्यूब पर। ठीक है, तो मैं यूट्यूब पर, मतलब आप मान के चलिए कि मेरी जो पुरानी बहुत सारी वीडियोस थी बहुत पॉपुलर थी। ठीक है, मैंने वो वीडियोस डाली नहीं क्योंकि मेरा खुद का एक ऑफलाइन सेंटर था और उसमें ऑफलाइन सेंटर में काफ़ी बच्चे थे, काफ़ी चीज़ें वहीं से बढ़िया चल रही थी, तो फिर डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी हमारे पास। ठीक है, बट अब हमने सोचा कि अब ऑनलाइन जो है वो जलवा यहाँ पर दिखाएंगे, जो फायदा है वो सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए। और काफी सारे बच्चों ने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है 3 साल लगातार 10th क्लास में, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं पढ़ाने को तो मैं पूरी साइंस पढ़ा दूं, मतलब फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी भी। ठीक है, बट हमारे पास अभी रैंक प्लस पर अलग अलग टीचर्स हैं, केमिस्ट्री के अलग टीचर्स हैं, फिजिक्स के अलग टीचर हैं और बायोलॉजी के अलग टीचर्स हैं। मैं आपको सिर्फ फिजिक्स पढ़ाऊंगा। फिजिक्स जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, आप यहाँ से अगर देखेंगे नोट्स तो आपको मिलेंगे, फुल आप स्कोर करके आ सकते हैं। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे मैंने बोला कि एक वायर को अगर हमने स्ट्रेच किया है, तो यहाँ पर वॉल्यूम हमारे पास इस वायर की जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम कितनी है, एरिया इंटू लेंथ। अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि मेरे पास ये जो एल डैश है, इस एल डैश को देखिए कि एल डैश मेरे पास कितना हुआ, एन टाइम्स ऑफ एल हुआ, यानी कि हमने लेंथ को क्या किया, एन टाइम्स बढ़ा दिया। अब लेंथ अगर एन टाइम्स बढ़ी है, मुझे पता है कि जो वॉल्यूम हमारे पास होगा, ध्यान से देखेंगे भाई, जो वॉल्यूम हमारे पास होगा इसका एरिया तो ए डैश हो जाएगा ना। वॉल्यूम जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, वो एल डैश ए डैश होगा। आप इसे कह सकते हैं कि मेरे पास ये एन एल ए डैश है, इसको मैं अगर 1 मान रहा हूं तो ये मेरे पास 2 है। ठीक है, 1 इसको माना तो ये मेरे पास क्या है, 2 है। अब देखिए यहां से लिख दो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, ये मेरे पास है ए एल इज इक्वल्स टू, ये है एन एल ए डैश
एल और एल को कट कर दो, ए डैश की वैल्यू आ जाएगी ए बाय एन। आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका मतलब मैं ये ए डैश की वैल्यू को लिख सकता हूं कि ये ए डैश मेरे पास क्या है, ए बाय एन है। ए डैश आपके पास क्या है, ए बाय एन है। और ए डैश बाय एन अगर आपके पास हुआ, अब आपको न्यू रेजिस्टेंस निकालना है। न्यू रेजिस्टेंस का मतलब कि आर डैश आपको निकालना है, ठीक है। आपको क्या निकालना है यहाँ पर, आर डैश निकालना है। तो आर डैश की अगर हम बात करेंगे तो ये रहेगा रो एल डैश बाय ए डैश, ठीक है भाई। आर डैश न्यू आर डैश हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो ये आपके पास रहेगा रो। एल डैश की अगर बात करेंगे तो एल डैश आपके पास रहेगा एन एल। और ए डैश की अगर बात करेंगे तो ए डैश हमारे पास है ए बाय एन, यानी आपने यहाँ रखा ए और एन, तो ये एन स्क्वायर आपके पास हो जाएगा। इसको ध्यान से देखना, बिकॉज इसको मैं कई बार यूज करूंगा डायरेक्टली भी, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस हमारे पास जो है वो आधे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी तो आने हैं। इसको आप इधर लिख दीजिए, ये आपके पास हो जाएगा एन स्क्वायर रो एल बाई ए, तो आप लिख सकते हैं एन स्क्वायर आर। तो ये जो आर डैश आपके पास निकला है, डेट इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर आर। इसको नोट करिए, फिर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। वायर को अगर हम स्ट्रेच कर दें तो हमारे पास ये हो जाता है। अगर मैं इसको कंप्रेस करता तो हमारे पास क्या होता, जो लेंथ है वो डिवाइड बाय एन हो जाती। जैसी वो सारी क्लासेस कब स्टार्ट हो गई, कौन सी क्लासेस, बायोलॉजी और केमिस्ट्री की। तो बेसिकली वी हैव डिसाइडेड कि रैंक प्लस पे कि हम पहले फिजिक्स को कंप्लीट कराते हैं, बिकॉज फिजिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक बार फिजिक्स कंप्लीट हो जाती है तो यू हैव एम्पल टाइम कि यू कैन डू प्रैक्टिस ऑन योर ओन। तुम खुद से प्रैक्टिस कर सकती हो। फिजिक्स में मुझे 4 चैप्टर्स आपको कराने हैं बेसिकली। और इसके फिजिक्स होने के बाद आपको बायो जो है वो आपकी शायद स्टार्ट होगी, बायोलॉजी, फिर उसके बाद केमिस्ट्री स्टार्ट होगी, ठीक है। ये सीक्वेंस रहने वाला है। चलिए, तो पहले फिजिक्स पूरी कंप्लीट हो जाए, मतलब अभी हम इलेक्ट्रिसिटी वाले पर है। इलेक्ट्रिसिटी चलेगा अभी कुछ टाइम, मतलब इस मंथ में खत्म कर देंगे। सिलेबस एक बार बता दो अपना क्या है, और वो टीम से एक बार, मतलब आप जो रैंक प्लस का सपोर्ट का नंबर है ना, मैं कहता हूँ कि आप उस पर एक बार कॉल करके बोल देना कि आपके दूसरे सब्जेक्ट भी जो है वो स्टार्ट कर दें जल्दी ही, तो फिर वो टीम उसके हिसाब से सुन लेगी। बट इनिशियल प्लानिंग ये थी कि पहले फिजिक्स कंप्लीट करवाया जाएगा, फिर आपकी बायोलॉजी कंप्लीट कराई जाएगी, फिर केमिस्ट्री कंप्लीट कराई जाएगी। बट अगर आप बोलेंगे कि मेरे एग्जाम्स अभी आ रहे हैं, तो टीम में गेट लाइक द जो शेड्यूल हमने बनाया है उसको चेंज कर देंगे। पहले बताइए, क्या ये बात समझ में आ गई आपको? क्वेश्चन करें? चलिए, अगर ये पार्ट समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन करते हैं पहले। वायर इज स्ट्रेस्ड such that its length gets doubled कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमारे पास निकालना है सर। एक बार ए डैश अपॉन इज इक्वल टू एन वाला बता दीजिए, उसके बाद जो सॉल्यूशन समझ नहीं आया है। ओके, देखो पहले
ये मैंने बोला कि हमारे पास वॉल्यूम को हमने सेम कर दिया ना, कि ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम सेम रहेगा, बिकॉज हमने कुछ भी नया मटेरियल तो यहाँ पे ऐड नहीं किया है। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वॉल्यूम सेम है तो ए डैश हमारे पास क्या है, A/N आ गया है। क्या ये बात समझ में आई? अब मुझे क्या निकालना था, न्यू रेजिस्टेंस यहाँ पे निकालना था। और न्यू रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, अगर ये विजिबिलिटी का कुछ इशू है तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे क्या बताना था भाई आपको, मुझे ये बताना था कि हमारे पास न्यू रेजिस्टेंस कितना रहेगा। तो आर डैश क्या होगा, रो रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस आपके पास होता है रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस आपके पास होता क्या है, रो एल बाई ए। मतलब ये वाला वायर अगर मेरे पास है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, मैं इसको लिख सकता हूँ कि आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। भाई ये नॉर्मल रेजिस्टेंस हमारे पास होता है, ये नॉर्मल रेजिस्टेंस है। अब अगर कोई नया रेजिस्टेंस आया हमारे पास, उसकी लेंथ चेंज हो गई है, उसका जो एरिया है वो चेंज हो गया है, तो मैं उसके हिसाब से लिखूंगा। मैंने यहाँ पे लिखा एल डैश बाई ए डैश। अब ये जो एल डैश मेरे पास है, इसको मैंने लिखा एन टाइम्स ऑफ एल, बिकॉज यहाँ पे हमने क्या किया, उसको खुद ही स्ट्रेच किया है। इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन कि हमने किया क्या यहाँ पे, तो मैंने एन टाइम्स ऑफ एल कर दिया यहाँ पे। तो ये एल डैश मेरे पास क्या है, एन एल आ गया। और एरिया जो ए डैश मेरे पास था वो कितना है, ए बाई एन आया। यहाँ से हमने कैलकुलेट करा कि अगर मेरे पास वॉल्यूम सेम है तो अगर लेंथ डबल हो रही है तो एरिया हाफ होगा। भाई कहीं ना कहीं से तो मटेरियल निकलेगा ना। अगर आप खींच रहे हैं किसी चीज को, कोई रबर, अगर मैंने मान लिया कि भाई पेन इतना मोटा है और मेरे पास इतना दम है कि मैं इसको खींच दूं, तो ये पेन पतला होगा कि नहीं होगा। अगर मैं इसको खींच रहा हूं तो ये पेन पतला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पतला होना चाहिए। आपके पास एक सोने की बहुत मोटी चेन है, आप मान लीजिए आपके पास सोने की बहुत मोटी चेन है, और उसको आप खींचना स्टार्ट कर दे, खींचना स्टार्ट कर दे, वो पतली होने लग जाएगी, होगी कि नहीं होगी। तो अब मैं यही बात कह रहा हूं कि मेरे पास रो जो है वो एल डैश बाई ए डैश हुआ, इसको आप लिख सकते हैं रो एन एल ए बाई एन। अब ये जो डिवाइड में एन आपके पास है, ये ऊपर चला जाएगा तो एन स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे पास एन स्क्वायर है। फिर जो ये रो एल बाई ए जो हमारे पास बचा था, तो ये रो एल बाई ए क्या है, ये तो इसके बराबर है। रो एल बाई ए किसके बराबर है, आर के बराबर है। उसको मैंने क्या किया, आर से रिप्लेस कर दिया, बस यही काम किया है। बताइए क्या बात समझ में आई श्रेयांशी, जल्दी बोलिए। तो एल आर डैश की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी एन स्क्वायर आर। ठीक है, क्लियर है, आगे। चलिए आगे आते हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि हमने यहां पर क्या किया, वायर इज स्ट्रेच सच दैट इट्स लेंथ गेट डबल। हमने यहां पर एक वायर को स्ट्रेच कर दिया। मान लीजिए पहले अगर उसकी लेंथ एल थी, तो अब अगर हमने एरिया ए था उसका, तो अब अगर हमने उसे क्या किया, स्ट्रेच किया, तो स्ट्रेच करने पे क्या होगा, भाई ये वाली लेंथ कितनी होगी, 12 होगी। अगर ये लेंथ 12 हुई तो एरिया कितना हो जाएगा आपके पास, ए बाई टू हो जाएगा। रेजिस्टिविटी अगर ये रो है, तो इसकी रेजिस्टिविटी भी क्या रहेगी, रो रहेगी। रेजिस्टिविटी तो सेम ही रहेगी आपके पास। और यहां पर देखिए मैंने बोला था कि अगर इसका रेजिस्टेंस आर है, तो आपको पता है ये आर डैश कितना होगा, एन स्क्वायर आर होगा, है ना। कितने टाइम्स बढ़ गया, 2 टाइम्स बढ़ गया। आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, 4 आर आपके पास हो जाएगा, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू आर। आर डैश आपके पास हो जाएगा 4 आर। ठीक है। इसके अलावा अदर देन डैट आप एक चीज और लिख सकते हैं। अगर मुझे ऐसे नहीं करना, बिकॉज बोर्ड में आप ये तो एमसीक्यू के लिए आप ऐसा करेंगे, अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन करना होगा तो आप ऐसा करेंगे, और अगर बोर्ड में करना होगा सब्जेक्टिव में, तो उस सिनेरियो में आप ऐसा लिखेंगे कि आर डैश इज इक्वल्स टू रो एल डैश बाई ए डैश। और रो लिखेंगे, एल डैश की वैल्यू डालेंगे 12, ए डैश की वैल्यू डालेंगे ए बाई टू। फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे, फिर लिखेंगे 4 रो एल बाई ए। या तो ऐसे ही छोड़ देंगे, नहीं तो लिखेंगे 4 आर। ये काम आपको करना है, क्लियर है, बढ़े आगे। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट।
नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस कि रेजिस्टेंस को एक्चुअली कंबाइन कैसे करें, अगर बहुत सारे हमारे पास रहेंगे तो कैसे काम करेंगे। देखिए साइंटिस्ट जब कोई चीज बना रहे होते हैं ना, तो आपको पूरी सारी चीजें चेंज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या करते हैं, बहुत सा जुगाड़ सा लगाते हैं और एक चीज को चेंज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे को एक मोबाइल बनाना है, मैंने मोबाइल बना लिया, मुझे पता लगा मोबाइल बनाने के बाद कि इसमें थोड़ा सा करंट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। तो उस करंट कम करने के लिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा रेजिस्टेंस लगा दिया, ऐड ऑन करा लास्ट में और काम खत्म कर दिया। बट उसके बाद मेरे पास पूरा साल है, क्योंकि अब नेक्स्ट ईयर जो होगा वो क्या होगा, नया मोबाइल फोन रिलीज होगा। तो अब जब वो नेक्स्ट फोन आएगा तो मैं क्या करूंगा, उसको थोड़ा सा और अपडेट कर दूंगा। तो ये काम कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें हमारे पास रहती है। एक आपके पास होता है जिसको कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पहले सीरीज कॉम्बिनेशन समझिए, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आएगा। ऐसे सोन सोन चलता जा रहा है हमारे पास। देखिए हुआ क्या, जो रेजिस्टेंस एक्चुअली रेजिस्टेंस जो हमारे पास होता है वो 2 पॉइंट्स होते हैं। इसके रेजिस्टेंस जब भी आपके पास रहता है तो दो जगह से आपके पास रहते हैं, इसको दो एंड पॉइंट्स कहते हैं। भाई रेजिस्टेंस अगर आपके पास है तो वो इस तरीके से 2 पॉइंट्स उसके पास रहेंगे। भाई कोई भी स्विच अगर आपको दिखता है तो उसके 2 पॉइंट्स दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, तभी तो आप स्विच को ऐसे अंदर की तरफ डाल देते हैं। तो ऐसे ही रेजिस्टेंस हमारे पास है कि रेजिस्टेंस में 2 पॉइंट्स होते हैं, एक किसी को भी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट आप मान सकते हैं। मैंने मान लिया कि ये स्टार्टिंग है तो ये एंड मेरे पास हुआ, ठीक है। तो एक का तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, दूसरे का एंड पॉइंट हो गया। अब जैसे इसका एंड पॉइंट था, इसका एंड पॉइंट दूसरे के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है, फिर इसका एंड पॉइंट आएगा, फिर वो इसका दूसरे के लिए क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। क्या बात समझ में आ रही है? अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा ध्यान से और सुनिए। मैंने यहां पे कहा कि अगर मैं इनको एक वोल्टेज से कनेक्ट करता हूं, अगर मैं इनको एक वोल्टेज से कनेक्ट करता हूं, तो इनको मैंने क्या किया, एक वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया और मेरे पास क्या है, यहां से करंट चलना स्टार्ट हो गया। मैंने इनको वोल्टेज से कनेक्ट किया और मेरे पास क्या है, करंट चलना स्टार्ट हो गया। अब अगर करंट हमारे पास यहां पे चल रहा है, अब अगर करंट हमारे पास यहां पे चल रहा है, तो करंट को मैं मान के चलता हूं मैं, वैसे करंट है ये, और आप मान के चलिए कि आप ही चल रहे हैं, ठीक है। एनालॉगी है, अगर एक बार दिमाग में सेट हो गई ना, तो आपको कितने से कितना ही मुश्किल क्वेश्चन दिख जाए, आप उसको बड़ी जल्दी सॉल्व कर लेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी है, तो आपको जितना बेहतर तरीके से मैं बता पाऊंगा ये चीजें, और टफ से टफ तक हम चले जाएंगे जब आप अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे। और जितनी चीजें मैं यहाँ पे करा दूंगा, आप मान के चलिए कि उससे बाहर कुछ भी नहीं आ सकता आपके, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे एनटीएससी एग्जाम हो, एंड इवन आपको मैं क्लास 12th के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और आप सॉल्व कर लेंगे। क्लास 12th के बुक के, एनसीईआरटी की बुक अगर आप खोल के देखेंगे और उसमें जो क्वेश्चन आपको मिलेगा ओम्स लॉ के ऊपर, आप उसको सॉल्व कर लेंगे खुद से, मेरे बिना कराए। मैं ये क्लास में लाइव आपको दिखा दूंगा कि आपको मैं क्वेश्चन दूंगा और आप कर देंगे, ठीक है। और ऐसे भी बच्चे मैं आपको दिखा दूंगा कि 12th क्लास में जिन्होंने 10th में मेरे से नहीं पढ़ा, वो बच्चे सामने अगर हमारे पास रहेंगे वो नहीं कर पाएंगे। उनको रहेगा कि बता दें पहले फिर कर पाएंगे, और आपका एक लेवल नेक्स्ट लेवल पर पहुंच के जाएंगे आप 12th में। तो अब समझिए इस चीज को। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि वोल्टेज है, ये हमारे पास वोल्टेज है, और इस वोल्टेज से मैं कह रहा हूं कि करंट हमारे पास यहां से फ्लो कर रहा है, और करंट यहां से हमारे पास गया, इधर आया R1 पर, फिर R2 पर, फिर R3 पर हमारे पास जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि एक बैरियर क्रॉस किया, रेजिस्टेंस को मान के चलिए इट्स लाइक अ बैरियर। तो आपने पहले एक बैरियर क्रॉस किया, इस R1 को क्रॉस किया, R1 को क्रॉस करने के बाद आप क्या है, फिर यहां पर पहुंचेंगे। R1 को क्रॉस करने के बाद आप यहां पे पहुंचेंगे, फिर आप यहां से R2 को क्रॉस करेंगे, फिर आप यहां पे पहुंचेंगे, फिर आप R3 को क्रॉस करेंगे, फिर आप यहां पे पहुंचेंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि आप एक को खत्म करने के बाद ही दूसरे पे पहुंच पा रहे हैं। भाई आप सीधा यहां पे पहुंच सकते हैं क्या R3 पे? कोई रास्ता ही नहीं है। आप सीधा R3 पे कैसे पहुंचेंगे? कोई रास्ता ही नहीं है। आपका पाथ तो यही है ना कि आपको करंट ऐसे ही जाना है, फ्लो करना है, तो आपके पास कोई पाथ ही नहीं है।
अब कोई पाथ ही नहीं है तो आपको जाना तो ऐसे ही पड़ेगा, यहीं से जाना पड़ेगा, तभी आप पहुंच सकते हैं, अदरवाइज तो पहुंच ही नहीं सकते। समझ रहे हैं? सीरीज का मतलब ये होता है कि आपको वन आफ्टर अनदर चलना है। सीरीज का मतलब ये होता है कि आपको वन आफ्टर अनदर चलना है। जैसे कि आपके पास वेब सीरीज आती है तो कैसे चलती है, ऐसी तो चलती है। इवन जो पार्ट्स आते हैं, सीक्वेंस आते हैं, वो भी तो ऐसे ही चलते हैं। अब यहां पर देखिए, आपके पास सीरीज कनेक्शन में करंट जो होता है वो सेम रहता है। सीरीज कनेक्शन में करंट रिमेन सेम। और वोल्टेज चेंज होती है। वोल्टेज आपके पास क्या होती है, चेंज होती है। तो अब मैंने कहा कि वोल्टेज मेरे पास है, इस तरीके से हमारे पास चल रहा है, तो यहां पे वोल्टेज अलग होगी V1, इधर वोल्टेज अलग होगी V2, इधर वोल्टेज अलग होगी V3। ठीक है, तो अब आप ये कह सकते हैं कि भाई वोल्टेज तो हमने जितनी प्रोवाइड करी थी उतनी आनी चाहिए। तो इवन आप ऐसा कह सकते हैं कि सर V जो होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। जितनी वोल्टेज हमने प्रोवाइड करी है, कहीं पर अगर लॉस नहीं हुआ तो जितनी वोल्टेज यहां पर आ रही है वो उतनी वोल्टेज तो हमारे पास होगी। और ओम्स लो के अकॉर्डिंगली आपके पास रहता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लो V इज इक्वल टू आई आर हमारे पास होता है। इसको मैं लिख सकता हूं आई आर। ये हमारे पास रहेगा V1 की अगर हम बात करेंगे IR1, प्लस ये हमारे पास रहेगा IR2, प्लस ये हमारे पास रहेगा IR3। तो ये रहेगा IR, आई को कॉमन लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। आई और आई को कट किया, तो आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3। सीरीज कनेक्शन में इस तरीके से हमारे पास काम होता है। एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। 4 ओम, 1 ओम, 6 ओम। आर इक्विवेलेंट बताइए कितना आपके पास होगा। इस तरीके से रखा है, 4, 1 और 6 आपके पास ऐड कर देना है। भाई आपको दिख रहा है कि ये सीधा आपके पास ऐसे ही चल रहे हैं, सीक्वेंस में आपके पास चल रहे हैं। सिंपली क्या कर देना है, ऐड कर देना है। 4 + 1 5 और 5 + 6 हमारे पास 11 ओम। तो 11 ओम यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2। आर इक्विवेलेंट यहाँ पे निकालिए, तो आर इक्विवेलेंट आपके पास कितना हो जाएगा, 7 ओम। 4 + 3 आपके पास कितना हो जाएगा, 7 ओम यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस समझ में आ गया किस तरीके से काम कर रहे हैं हम। सीरीज वाला समझ में आ गया कि सीरीज में कैसे करेंगे। सीरीज में हमारे पास क्या है, करंट सेम रहता है, वोल्टेज हमारे पास क्या होती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, अब इसी में आते हैं दूसरे पर, पैरेलल वाला। क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं क्या कराऊंगा आपको, नेक्स्ट क्लास में ना सीरीज पैरेलल का असली कॉम्बिनेशन लेके चलूंगा। तो बेसिक बेसिक हम आज ही खत्म करते हैं। पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन में देखिए, सेकंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास वोल्टेज सेम रहती है, वोल्टेज रिमेन सेम, करंट आपके पास क्या होता है, चेंज होता है।
अब आ रही होगी। मैं आपको कह रहा हूं कि हमारे पास हमें क्या करना है, इसमें आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे भाई, सबसे पहले आपके पास मैं आपको एक नॉर्मल तरीका बता रहा हूं कि नॉर्मल तरीके से आप कैसे निकालेंगे। तो आप ऐसे निकालेंगे 1/R इक्विवेलेंट 1/6 + 1/3, ठीक है। दोनों का एलसीएम लेंगे, 6 आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पर आएगा 2, तो आपके पास आएगा 3/6। इसको आप कट करेंगे 1/2। ध्यान रखेंगे दोबारा से आपको रेसिप्रोकल करना है, तो आर इक्विवेलेंट आपके पास आ जाएगा 2 ओम। आर इक्विवेलेंट आपके पास आ जाएगा 2 ओम। और इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी मैं बता देता हूं। इसकी एक शॉर्टकट नोट करके चलेंगे कि अगर ये आपके पास R1 है, सिर्फ एमसीक्यू में यूज करेंगे इसको। ये आपके पास R1 है, ये आपके पास R2 है। आर इक्विवेलेंट अगर आपको निकालना है, तो ये आपके पास रहेगा R1 R2 अपॉन में R1 + R2। इस शॉर्टकट को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को एक बार उतार लेना। एंड बस आज की क्लास के लिए इतना ही। आज के लिए बस आपका यही होमवर्क है। श्रेयांशी, तुमने जो प्रीवियस क्लासेस मिस करी हुई है उस क्लासेस को सही से देख लेना। और मतलब फिर अब जो है वो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस तुम अटेम्प्ट कर सकती हो। नेक्स्ट क्लास में जब हम करेंगे तो हम सीरीज पैरेलल के ऊपर मैं कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा, और इसके अलावा जो हमारे पास कंबाइंड कॉम्बिनेशंस आते हैं उस पर हमारा मेन फोकस नेक्स्ट क्लास में रहने वाला है। तो ओम्स लॉ की एप्लीकेशन, रियल एप्लीकेशन तो नेक्स्ट क्लास में ही दिखेगी। कोई भी अगर डाउट रहे तो आप कभी भी मेरे को अप्रोच कर सकते हो अपने डाउट पूछने के लिए। डाउट को अपने पास बिल्कुल भी बिठा के मत रखना, क्योंकि डाउट अगर आपके पास रहते हैं तो टेंशन भी बढ़ती है, और दिमाग में जो स्कोर है वो आपका जो ड्रीम स्कोर रहता है वो भी नीचे आता रहता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। चलिए आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।